everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम इन्वायरमेंटल लॉ का लेक्चर 5 देखने वाले हैं लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में। लेक्चर 5 में हम कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड देखेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन रूल्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, आपके लॉ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो बाकी एक्ट है इन्वायरमेंटल लॉ के वो कवर किए हैं, आज हम नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, अगर आप अभी तक वहां पर नहीं जुड़े तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो मुझे बता सकते हैं लॉ लाइफ में भी, और आपका कोई भी डाउट आ रहा हो मुझसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज ऑफ 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, explain the key provision of rule 3 of the noise pollution rules 2000 regarding ambient air quality standards in respect of noise। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि की प्रोविजन बताने किसके, रूल 3 जो है नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन रूल्स का, उसका जो कि बात करता है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से नॉइज के रिस्पेक्ट में, उसको आपको 5 मार्क्स में डील करना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जब हम बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन रूल्स की, सो नॉइज पॉल्यूशन रूल्स में डिफरेंट रूल्स दिए गए। ठीक है, यहाँ पर सेक्शंस का काम नहीं है, यहाँ पर किसका काम है, रूल्स का काम है। सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको बताना है रूल 3 किसका, नॉइज पॉल्यूशन का, और वो किससे डील करता है, जो एयर क्वालिटी एयर स्टैंडर्ड रहेगा नॉइज का, उससे रिलेटेड वो क्या डील करता है। और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में बताना है। तो सबसे पहले चीज हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या है रूल 3। सो जो रूल 3 है नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल का, लेज डाउन द एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉइज फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एरियाज और जोन्स। सो ये जो हमारा रूल 3 है वो क्या करता है, एयर स्टैंडर्ड्स सेट करता है। ठीक है, रूल 3 क्या करता है, रूल 3 हमारा एयर स्टैंडर्ड सेट करता है। एयर स्टैंडर्ड किसके लिए सेट करता है बेटा, एयर स्टैंडर्ड एरियाज जो है और जो जोन्स हैं उनके लिए क्या करता है, सेट करता है कि किस हिसाब से नॉइज रहेगी, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, किस जोन में कितना रहना चाहिए, किस जोन में कितना एरिया में किस लेवल पे रहना चाहिए, वो करता है। These standards are prescribed to maintain acceptable noise levels for public health and environmental protection। और ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये किस लिए सेट किए गए कि ताकि आप पब्लिकली सारी चीजें मेंटेन कर सकें, जो नॉइज पॉल्यूशन है उसको रोकने में हेल्प हो सके, इसीलिए जो स्टैंडर्ड्स हैं क्या किए गए, सेट किए गए हैं। The rule divides areas into 4 कैटेगरी। ठीक है, ये जो रूल है रूल 3 वो क्या करता है, एरियाज को 4 कैटेगरी में उसने डिवाइड किया है। पहला इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा कमर्शियल एरिया, तीसरा रेसिडेंशियल एरिया एंड चौथा साइलेंस जोन। ठीक है, तो जो एयर स्टैंडर्ड्स होंगे ना वो उसमें रूल 3 में उसने 3 बता दिए। कौन से, कमर्शियल जोन, रेसिडेंशियल जोन, जोन एरिया, आप कुछ भी बोल लो। ठीक है, एरिया ही बोल देते हैं हम ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया एंड लास्ट में आपका साइलेंस जोन। ये सारे 4 के हिसाब से ही, ये 4 जोन के हिसाब से क्या होगा, रूल 3 के हिसाब से स्टैंडर्ड्स डिसाइड होंगे कि किसमें कितना रहेगा। ओके, each category has specified maximum permissible noise levels in terms of the decibels measured in LEQ over daytime and night time। ठीक है, हर एक में क्या है, हर एक एरिया में एक स्पेसिफाइड क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है कि भैया इतने टाइम तक आप इतने डेसिबल पे क्या कर सकते हो, साउंड कर सकते हो, नॉइज कर सकते हो। जैसे सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का अलग टाइम लेगा, अलग डेसिबल्स रहेंगे, और रात का जो है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो अलग रहेगा। इसका भी पूरा क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से नॉइज का क्या होगा, एयर स्टैंडर्ड सेट होगा अलग अलग एरिया में। ओके
उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताया है कि किस तरीके से चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन अ रेसिडेंशियल एरिया द परमिसिबल नॉइज लिमिट इज 55 dB ड्यूरिंग द डे एंड 45 dB एट नाइट. जब हम बात करते हैं रेसिडेंशियल एरिया की, तो वहां पर जो नॉइज पॉल्यूशन की परमिसिबल मतलब नॉइज की जो परमिसिबल लिमिट दी गई है वो 55 dB दी गई है. किसमें? दिन के टाइम पे, मतलब सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक, और 45 dB दी गई है नाइट के टाइम पे, मतलब रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक. In a silent zones, near hospitals or educational institution, the limit is even lower, 50 dB during the day and 40 dB at night. ऐसे एरिया जो कि साइलेंट जोन है, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके पास जो dB है वो और कम रहेगी. दिन के टाइम सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 50 dB रहेगी, और रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 40 dB रहेगी. ये जो लिमिट्स हैं इन्फोर्सिएबल किए गए किसकी तरफ से? लॉ की तरफ से, लोकल अथॉरिटीज की तरफ से, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कि वो मॉनिटर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि पूरी तरीके से कॉन्ग्रुएंस रहे. उसी के साथ दस रूल 3 प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिफाइनिंग नॉइज स्टैंडर्ड्स एंड सर्व्स एज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. जो रोल 3 है वो क्या करता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? पूरा नॉइज स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने में, और उसी के साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में अपना बहुत बड़ा पार्ट पूरा करता है. ठीक है, क्योंकि हमसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था तो हम इतना ही बताएंगे. हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? हमसे डायरेक्ट पूछा गया था कि आपको क्या करना है, रूल 3 नॉइज पॉल्यूशन का बताना है, जो कि किसके थ्रू है? एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के एम्बिट के थ्रू है. अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया? रूल 3 बताया कि रूल 3 क्या करता है? रूल 3 बताता है कि किस हिसाब से किस जोन में कितने dB रहेंगे नाइट के टाइम पे, सुबह के टाइम पे क्या स्टैंडर्ड रहेगा वो बताता है. बेसिकली ये 4 जोन्स में डिवाइडेड है: इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया एंड साइलेंट जोन. और मैंने बताया कि रेसिडेंशियल एरिया में क्या लिमिट रहती है, आपका जो साइलेंट जोन है उसमें क्या लिमिट रहती है. ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बताना पड़ेगा. फिर हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा 5 मार्क्स का ही है. क्या पूछा है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइलेंट जोन अंडर द नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000. 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है क्या कि क्या सिग्निफिकेंस है साइलेंस जोन जो है उसकी नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 में. ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है, ये चीज आपको यहाँ पर कवर करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी कि साइलेंस जोन क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन में. द साइलेंस जोन अंडर नॉइज पॉल्यूशन रूल्स is a specially designated area where strict noise limits are enforced to protect sensitive institutional and vulnerable groups. Silent zone noise pollution rule के हिसाब से एक ऐसा एरिया है जहां पर नॉइज लिमिट्स जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, और उसी के साथ साथ वो इसलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि वहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके जो सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये साइलेंट जोन बनाया गया. According to Rule 2F of the rules, a silent zone is an area comprising at least 100 meters around hospitals, educational institution and courts. In these zones, noise levels are to be kept particularly low to avoid disturbance. So, अगर हम बात करें Rule 2F की, किसके हिसाब से जो हमारे रूल्स हैं उसमें साइलेंट जोन एक ऐसा एरिया है जिसमें क्या है, कंप्राइज किया गया है एटलीस्ट 100 मीटर अराउंड हॉस्पिटल के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, कोर्ट के. और इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में यूजुअली जो साउंड है वो क्या रहेगा, पूरी तरीके से लो रहेगा ताकि डिस्टर्बेंस को अवॉइड कर सके. सिग्निफिकेंस क्या है साइलेंट जोन की वो देखते हैं. सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड कॉन्सेंट्रेशन, कि किस तरीके से साइलेंट जोन सिग्निफिकेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड कॉन्सेंट्रेशन. दीज एरियाज ऑफन इन्वॉल्व एक्टिविटीज रिक्वायरिंग पीस एंड क्वाइट सच एज लर्निंग, हीलिंग एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ये जो एरिया है ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है एक्टिविटीज जिसमें जरूरत होती है किसकी, शांति की, क्वाइट की. जैसे हमारा हो गया कि हम पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है, हील करना सीख रहे हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग सीख रहे हैं. सो ये सारी चीजें किसमें है, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड कंसंट्रेशन में है. दूसरा है हमारा स्ट्रिक्टर नॉइज पॉल्यूशन नॉइज लिमिट्स. द एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड्स आर लोअर इन साइलेंट जोन्स 50 dB ड्यूरिंग द डे एंड 40 dB एट नाइट टू मिनिमाइज डिस्टर्बेंस. ठीक है, जो नॉइज लिमिट्स है वो मैंने बताई थी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जो एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड्स है कहाँ पर साइलेंट जोन में, वो क्या रहेगा, 50 dB दिन के टाइम रहेगा सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, और रात में वो क्या हो जाएगा 40 dB रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक.
तीसरा जो है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ नॉइज जनरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसी कोई एक्टिविटीज जो कि क्या कर रही है, नॉइज जनरेट कर रही है, साइलेंट जोन में उसको क्या कर दिया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। एक्टिविटीज सच इज द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, हॉर्न्स, फायरवर्क्स एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आर बैंड और रिस्ट्रिक्टेड इन दियर जोन। ऐसी एक्टिविटीज जो कि क्या कर रही है, लाउड स्पीकर का यूज कर रही है, हॉर्न का यूज कर रही है, पटाखों का, फायरवर्क्स का यूज कर रही है, या कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बैन रहते हैं, रिस्ट्रिक्ट रहते हैं साइलेंस जोन में। चौथा, प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। साइन बोर्ड मस्ट बी प्लेस टू इन्फॉर्म पीपल दैट दे आर एंटरिंग अ साइलेंट जोन, हेल्पिंग प्रमोट कंप्लाइंस एंड अवेयरनेस। और ये किस लिए होता है, ताकि एक क्या हो, एक साइन बोर्ड दिया हो कि आप क्या कर रहे हो, साइलेंट जोन में एंटर कर रहे हो, ताकि आपको अवेयर रहे कि आपको किस लेवल पर नॉइज करना हो, किस लेवल पर आपके आसपास क्या होनी चाहिए, नॉइज होनी चाहिए। In essence, silent zones are critical for maintaining public health, supporting essential services and ensuring compliance with environmental standard। अगर हम एसेंस में बात करें, ओवरऑल देखें, तो जो साइलेंट जोन्स हैं वो क्या है, क्रिटिकल है किस चीज़ के लिए, कि पब्लिक हेल्थ को मेंटेन कर सकें, सपोर्ट कर सकें किसको, एसेंशियल सर्विसेज को, और इंश्योर कर सकें कि ये पूरा कंप्लाइंस करे किससे, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड से। तो ये भी हमसे 5 मार्क्स से पूछा गया था, तो हम इसको इतने में ही बताएंगे कि साइलेंट जोन क्या होता है, किसके हिसाब से आपको उसका स्कोप बताना है नॉइज पॉल्यूशन रूल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 इन लाइट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या करना है आपको, एवेल्यूएट करना है क्या, नॉइज पॉल्यूशन रूल्स का किस तरीके से इफेक्टिवनेस है 2000 का, और वो चीज़ आपको किस पे बतानी है, जुडिशियल इंटरवेंशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हिसाब से बतानी है। एंड ये आपसे 10 मार्क्स का, मतलब इसमें आपको केसेस बताने हैं, सिंपल लैंग्वेज में ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी क्या कि किस तरीके से वो इफेक्टिवनेस है। द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 फ्रेम्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वर अ लैंडमार्क स्टेप टुवर्ड रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन इन इंडिया। सो जो नॉइज पॉल्यूशन रूल्स है जिसको बनाया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, वो इसलिए बनाया गया, वो एक लैंडमार्क स्टेप है ताकि क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके नॉइज पॉल्यूशन को इंडिया में। हाउएवर देयर प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस हैज ऑफन डिपेंडेड सिग्निफिकेंटली ऑन जुडिशियल इंटरवेंशंस एंड पब्लिक interest litigation that have reinforced and expanded their implementation। क्या बोला है कि आपने रूल्स तो बना दिए, लेकिन उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये पूरी तरीके से हमें किससे पता चला है, जुडिशियल इंटरवेंशन से और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पता चला है। अगर हम बात करें सबसे पहला जुडिशियल एक्टिविज्म, जो कि क्या करता है, इन रूल्स को स्ट्रेंथन करता है। कोर्ट्स इंडिया में, कोर्ट्स इन इंडिया स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव प्लेड अ प्रोएक्टिव रोल इन मेकिंग द नॉइज पॉल्यूशन रूल्स मोर इफेक्टिव। ठीक है, जो इंडिया में कोर्ट्स हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उनने क्या किया, उनने बहुत ज़्यादा अपना इफेक्टिवनेस दिखाया है, रोल प्ले किया है, प्रोएक्टिव रोल, कि वो क्या कर सके, जो नॉइज पॉल्यूशन रूल्स हैं उनको क्या बता सके, उनको मोर इफेक्टिव बता सके। जैसे अगर हम बात करें केस की, जो कि है हमारा री नॉइज पॉल्यूशन 2005 का केस, द सुप्रीम कोर्ट बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर बिटवीन 10 PM टू एंड 6 PM एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। दिस केस मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द रीइंफोर्समेंट ऑफ नाइट टाइम नॉइज लिमिट। सो बेसिकली 2005 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, लाउड स्पीकर्स को बैन कर दिया था रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और इसी वजह से क्या हुआ, जब ये जजमेंट आया तो उसके बाद पूरा डिसाइड किया गया कि रात की क्या होंगी लिमिट्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई। The court directed states to ensure silent zones around hospitals, courts and educational institution। और कोर्ट ने इस केस में क्या बोला था कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं वो ये मेक श्योर करें कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके आसपास क्या रहे, ये साइलेंट जोन क्रिएट रहे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई रूल्स के लिए, क्या, दैट इज PIL का होना बहुत ज़रूरी था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहा। PIL फाइल्ड बाय सिटीजन्स एंड एनवायरमेंटल ग्रुप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग वायलेशन। दीज केसेस हैव लेड टू, जो PIL है वो सिटीजन्स की फाइल की तरफ से फाइल की गई, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटल रहे वायलेशन को एड्रेस करने में। और ये जो केसेस है, इनने क्या किया, जो लोकल लेवल इन्फोर्समेंट है, लोकल लेवल इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल स्पेशली ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल एंड पब्लिक इवेंट वेयर लाउड स्पीकर्स एंड फायर वर्कर्स आर कॉमनली यूज। तो बेसिकली जब PIL से क्या हुआ, जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमारा जो नॉर्मली कोई भी एक इवेंट हो रहा है उसमें हम देखते हैं लाउड स्पीकर्स और फायर ब्रेकर्स, तो इसके हिसाब से पूरा डिसाइड हुआ कि किस लिमिट पे वो चीज़ होगी। PIL की वजह से उसमें उसको स्मूथली चलाने में क्या रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा किसका, PIL का।
ऑर्डर्स टू म्यूनिसिपल बॉडीज एंड पुलिस डिपार्टमेंट टू रेगुलेट नॉइज लेवल्स एंड इम्प्लीमेंट डेसिबल मॉनिटरिंग सिस्टम। और क्या हुआ कि इस वजह से PIL की वजह से म्यूनिसिपल बॉडीज को ऑर्डर्स जा सके और पुलिस डिपार्टमेंट को कि वो क्या करें, वो नॉइज लेवल्स पूरी तरीके से रेगुलेट करें और किस तरीके से ये जो होगा डिस्टर्बेंस लाउड स्पीकर्स वगैरह का, उनको किस तरीके से डेसिबल मॉनिटर करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। For example, the Bombay High Court has passed several orders during festivals like Ganesh Chaturthi, strictly regulating the use of amplifiers and processions in residential area. जैसा कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था, कुछ केस में ये बोला था कि उनने कुछ सेवरल ऑर्डर पास किए गए थे, स्पेशली जब गणेश चतुर्थी होती है, कि जो एम्पलीफायर्स हैं, जो प्रोसेशंस हैं, वो किस तरीके से रेसिडेंशियल एरिया में होंगे, किस लिमिट में होंगे, वो चीज़ बताई गई थी। तीसरा, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, कि किस तरीके से ये रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो सबसे पहले अगर जुडिशियल सपोर्ट का ना हो तो मतलब जुडिशियल सपोर्ट होने के बाद भी जो एक्चुअल इन्फोर्समेंट है रूल का, वो क्या है, बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा है। आपको पता है कि ये लिमिट है, आप देखते हो आसपास की लिमिट है, बट फिर भी आप देखते हो कि आपके आसपास वो शोर हो रहा होता है, रात के 10 बजे भी हो रहा होता है। तो इनके क्या है, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब चैलेंजेस हो जाते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पब्लिक एंड इवन लोकल अथॉरिटीज, इन रूल्स के बारे में काफ़ी जो पब्लिक है उनको इतना अवेयर नहीं है कि किस लिमिट तक उनको बजाना चाहिए, किस लिमिट तक उनको साउंड करना चाहिए, इसके बारे में अवेयर नहीं है। और स्पेशली कुछ लोकल अथॉरिटीज़ भी इन रूल्स के बारे में क्या है, अवेयर नहीं है अभी तक। उसी के साथ साथ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लाइक डेसिबल मीटर्स, और उनको क्या मेजर करने के लिए, उसको पूरी तरीके से इक्विपमेंट डिसाइड मॉनिटर करने के लिए पूरे जो इक्विपमेंट है उनकी भी क्या है, उनकी भी कमी है, वो भी प्रॉपर नहीं है। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटीज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड पब्लिक इवेंट्स, पॉलिटिकल हो गया, रिलीजियस सेंसिटिविटीज हो गया, जो हम फेस्टिवल्स में देखते हैं कि नहीं यार बजाने दो, करने दो, ये भी क्या होता है, इस वजह से भी रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन होना मुश्किल हो रहा है। चौथा, role of judiciary at a catalyst. The judiciary has acted as a catalyst interpreting the rules in a manner consistent with Article 21 of the Constitution, recognizing the right to a peaceful and healthy environment as a fundamental right. जुडिशरी ने एक्ट किया किस तरीके से, कैटलिस्ट की तरीके से, कि वो इंटरप्रेट कर रहे हैं किसको, आर्टिकल 21 के हिसाब से, कि किस तरीके से इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, ये हर केस में बताया जा रहा है। और उन्हें क्लियरली इसको भी रिकॉग्नाइज किया है कि ये क्या होगा, एक पीसफुल एंड हेल्दी इन्वायरमेंट होगा एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, while this noise pollution rule 2000 provide a solid legal framework, their effectiveness has largely been driven by judicial intervention and public interest actions. Courts have extended the scope and visibility of these rules, but without consistent enforcement, administrative will and public awareness, the objective of these rules cannot be fully realized. Noise pollution जो rules हैं वो एक solid legal framework provide करते हैं, but उनका जो effectiveness है वो अभी पूरी तरीके से implement नहीं हो पा रहा है। जितना implement हुआ है वो judicial intervention और public interest के वजह से ही हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतनी बेसिक चीज़ें हमको लिखनी ही पड़ेगी। ओके, सो हमने क्या बताया कि किस तरीके से केसेस रहे हैं, क्या PIL का रोल रहा है, और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस आ रहे हैं, वो हमने देखे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 10 मार्क्स का है। क्या पूछा है, डिस्कस द एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग एग्जेम्पशंस टू नॉइज पॉल्यूशन लिमिट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एज पर द 2000 रूल। क्या करना है, प्रोसीजर और अथॉरिटी डिस्कस करना है, जो कि क्या करती है, एग्जेम्पशन देती है नॉइज पॉल्यूशन लिमिट को जब कोई स्पेशल केस आता है, स्पेशल सर्कमस्टेंस आता है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो नॉइज पॉल्यूशन रूल्स हैं उसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी है लिमिट से रिलेटेड। अंडर द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 सर्टेन एग्जेम्पशंस टू द प्रिस्क्राइब्ड नॉइज लिमिट्स में बी ग्रांटेड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, वैसे तो क्या होगा, नॉर्मली बेसिस पे आपको जो लिमिट्स है उसके हिसाब से ही नॉइज करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कोई शादी या कोई अलग कोई इवेंट है, तो उस टाइम से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए किसमें, रूल्स में। ये एग्जेम्पशंस अलाउड टू अकोमोडेट कल्चरल और रिलीजियस इवेंट्स, स्टेट फंक्शन और इमरजेंसी, बट दे मस्ट फॉलो प्रिस्क्राइब्ड लीगल एंड प्रोसीजर फ्रेमवर्क टू इंश्योर दैट पब्लिक हेल्थ इज नॉट अनडुअली कॉम्प्रोमाइज्ड। ये जो एग्जेम्पशंस है किस लिए दिए गए हैं, ताकि कल्चरल हो सके, रिलीजियस इवेंट्स हो सके, ठीक है, स्टेट फंक्शंस हो सके, इमरजेंसीज हो सके, लेकिन इनको भी क्या, इनको भी प्रॉपर लीगली जो फ्रेमवर्क है वो फॉलो करेंगे तभी वो चीज़ कंसिडर की जाएगी।
जो रेलेवेंट प्रोविजन है एग्जाम्शन से रिलेटेड वो है आपका रूल 5। रूल 5 2000 रूल्स प्रोवाइड करता है लीगल बेसिस किसके लिए, एग्जाम्शंस ग्रांट करने के लिए। और बेसिकली ये अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो क्या करेंगे, परमिट करेंगे किसका, लाउड स्पीकर का यूज परमिट करेंगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज करेंगे अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से बढ़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिस्क्राइब लिमिट दी गई है 45, ठीक है, बट उस एरिया में लग रहा है कि यार ये कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी लिमिट जा सकती है 60। तो ये जो 60 वाली चीज आएगी ये किस में आएगी, एग्जाम्शन में आएगी, जो कि दी गई है रूल्स में, किसमें, रूल 5 में दी गई है। और ये कौन देगा, ये आपका परमिशन आपको किससे चाहिए होगी, स्टेट अथॉरिटीज से, लोकल अथॉरिटीज जो स्टेट के होंगे उनसे चाहिए होगी। ठीक है, authority for granting exemption, the state government is the primary authority empowered to grant such exemption. In practice, the district magistrate or other authorized officer may be delegate power to approve events locally. So basically यहाँ पर जो अथॉरिटी देता है ये एग्जाम्शन यूज करने की, वो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट एक प्राइमरी अथॉरिटी है। और उसी के साथ अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो जो डीएम है वो क्या देते हैं, इसकी परमिशन देते हैं कि आप एग्जाम्शन यूज कर सकते हो। तीसरा, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर एग्जाम्शन, एग्जाम्शन से रिलेटेड भी कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन है। द एग्जाम्शन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड कम्स विद द फॉलोइंग की कंडीशन, जो एग्जाम्शन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे पहला, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स पब्लिक एड्रेस सिस्टम मस्ट नॉट ओकर बिटवीन 10 PM एंड 6 AM एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। जो लाउड स्पीकर का यूज है, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उनको यूज नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आ रही है। Exemption are allowed only for a limited number of days in a year, usually notified by the state. Example for religious or national facilities. जो exemptions है ऐसा नहीं है पूरी साल में हर मिलेंगे, हर दिन मिलेगा, नहीं। exemptions है वो क्या है, लिमिटेड नंबर के लिए दिए गए हैं डेज में, ईयर में। और यूजुअली वो जो डेज है किस दिन एग्जाम्शन मिलेगा वो कौन नोटिफाई करता है, वो नोटिफाई करता है स्टेट। Public awareness measures such as prior notification, permission letters and noise level restriction even during exemption periods are required. Public awareness measures जैसे हमारा हो गया कि prior notification की भैया चाहिए लिमिट, परमिशन लेटर्स, ये सारी चीज़ें क्या बहुत ज़रूरी होती है, किसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आते हैं चौथा, रोल ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ जिससे पुलिस कमिश्नर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, वो क्या, वो इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, रिव्यू करने में, एग्जाम्शन की एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए या कंडीशन के साथ कंप्लाइंस करने के लिए, साइलेंस जोन में किस तरीके से रहेगा, रेसिडेंशियल किस एरिया में किस तरीके से रहेगा, इन सबको मेनटेन करने के लिए भी अथॉरिटीज़ हैं। फिर अगर हम बात करें जुडिशियल ओवरसाइट की, तो कोर्ट्स ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, क्लैरिफाई करने में और लिमिट को सेट करने में ये एग्जाम्शन की। जैसे पहला केस देखें तो नॉइस पॉल्यूशन इन री, जो कि 2005 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो एग्जाम्शन कैन ओवरराइड द राइट टाइम रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी तरीके का जो एग्जाम्शन है वो ओवरराइड नहीं कर सकता है राइट टाइम रिस्ट्रिक्शन को, अगर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी नहीं है तब तक। ये रूलिंग रिफॉर्म की गई किसकी तरफ से, स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से, और वो क्या ब्लैंकेट एग्जाम्शंस नहीं दे सकती हैं अगर ये रूल्स का वायलेशन हुआ। उसी के साथ अगर हम बात करें रूल्स एग्जाम्शंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से होगा, जैसे स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इशू एनुअल नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग डेट्स व्हेन एग्जाम्शंस आर ग्रांटेड, एग्जाम्पल फॉर गणेश चतुर्थी और दिवाली, एंड लिमिट द नंबर ऑफ डेज टू अराउंड 15 पर ईयर। सो जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हमारा स्टेट है, जो कर्नाटका स्टेट है, ये सारी स्टेट्स क्या करती हैं, ये एक एनुअल नोटिफिकेशन इशू करती है जिसमें वो बोलती हैं कि ये दिन पे क्या है, एग्जाम्शन है, लिमिट का एग्जाम्शन है कि आप यूज़ कर सकते हो स्पीकर्स वगैरह सही टाइम पे। और उसी के साथ साथ ये जो एग्जाम्शंस है ये देते हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 15 दिन के लिए वो दी जाते हैं किस पे, ईयर में, एनुअली। कंक्लूजन की बात करें, रूल 5 जो है नॉइस पॉल्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कंट्रोल और एक कंडीशन मैकेनिज्म किसके लिए, एग्जाम्शन ग्रांट करने के लिए, जो अकोमोडेट करता है कल्चरल प्रैक्टिस और इंश्योर करता है कि जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या रहे, हमेशा एक प्रायोरिटी पे रहे। जो जुडिशियल रलिंग्स है उनने क्या किया है, फर्दर रीइंफोर्स किया इन एग्जाम्शंस को, और उसी के साथ साथ ये चीज़ पूरी तरीके से उन्हें जस्टिफाइड बताई कि किस तरीके से एग्जाम्शंस अगर हम दे रहे हैं तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए और किस लिमिट तक वो दिए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा जो एग्जाम्शन था ये हमारा कितने मार्क्स का था, ये हमसे 10 मार्क्स का पूछा गया, तो हमको इतनी सारी चीज़ें उसमें कवर करनी ही पड़ेंगी वरना वो 10 मार्क्स का नहीं होगा। ठीक है, सो हमने इसमें पूरा देखा कि किस किस कंडीशन में एग्जाम्शन दिया जाता है और कैसे जुडिशियली उसको कंसिडर किया गया है। फिर हम आते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा डिस्कस द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज अंडर द नॉइस पॉल्यूशन। क्या करना है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ के क्या क्या ऑब्लिगेशन है नॉइस पॉल्यूशन रूल्स में वो बताने,
हाउ आर नॉइज मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट इंश्योर, किस तरीके से नॉइज मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट इंश्योर करेंगे, ये चीज आपसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी गई है। तो सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन, द नॉइज पॉल्यूशन रूल्स फ्रेम्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने आपको बताया कि ये किसमें फ्रेम किया गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में फ्रेम किया गया है। इम्पोज स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू रेगुलेट मॉनिटर एंड कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटीज इम्पोज करते हैं किसके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और उसी के साथ के लोकल अथॉरिटीज के ऊपर कि वो किस तरीके से रेगुलेट करें, मॉनिटर करें, कंट्रोल करें नॉइस पॉल्यूशन को। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये क्रूशियल है किसके लिए, सेफगार्ड करने के लिए पब्लिक हेल्थ को और इंश्योर करने के लिए पीसफुल इंजॉयमेंट इन्वायरमेंट का। कुछ ऑब्लिगेशन स्टेट गवर्नमेंट के, जो सबसे पहला है दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ जोन, कि किस जोन को क्या कहलाएगा, किस तरीके से हमें डील करना है। द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कैटेगराइज एरियाज इनटू इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंट जोन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग प्रेस्क्राइब नॉइज लिमिट्स रूल 3। हमने देखा कि रूल 3 के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या रहेगी, एक लिमिट रहेगी। तो ये जो जोन्स है, ये एरिया है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ लाउड स्पीकर, द स्टेट में परमिट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर पब्लिक एंड ब्रिज सिस्टम बियॉन्ड 10 PM अप टू 15 डेज। जो स्टेट अथॉरिटीज हैं वो 10 बजे के बाद वाला जो स्पीकर्स अलाउंस होता है वो कितने के लिए कर सकते हैं, 15 दिन के लिए वो अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ गाइडलाइंस, द स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू एडिशनल रूल्स और गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव नॉइस। हाँ, सो अगर कोई ऐसा लग रहा है कि यार इस चीज़ से नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है या इससे नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस बेसिस को दिमाग में रख के जो गाइडलाइंस है वो क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है कि भैया आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। Empowerment of authorities, the state must appoint officers such as the district magistrate, police commissioner और authorized officials to act against violation। अगर कोई भी violation होता है इन रूल्स का तो उनको किस तरीके से डील करना है, वो स्टेट क्या करते हैं, ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं, कमिश्नर अपॉइंट करते हैं कि वो वायलेशन से रिलेटेड काम करें। ऑब्लिगेशंस ऑफ लोकल अथॉरिटीज, हमने स्टेट गवर्नमेंट की देख लिया, अब हम लोकल अथॉरिटीज की देखेंगे। सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, कि जो आप रूल्स बोल रहे हो कि इतने इतने लिमिट है, उनको इम्प्लीमेंट कराना और क्या वो इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, उनको मॉनिटर करना। लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपल बॉडीज और पंचायत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग नॉइज रेगुलेशन एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस इन देयर जुरिस्डिक्शन। जो लोकल अथॉरिटीज हो गई, जैसे म्यूनिसिपल बॉडीज हो गई, पंचायत हो गई, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो क्या करेंगे, नॉइज रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जुरिस्डिक्शन में क्या रहे, कंप्लाइंस रहे। अवेयरनेस एंड साइनेज, दे मस्ट प्लेस साइन बोर्ड्स इन साइलेंट जोन एग्जाम्पल नियर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट नॉइज रूल्स। वो क्या करेंगे, प्लेस करेंगे साइन बोर्ड साइलेंट जोन्स में, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, और उसी के साथ साथ नॉइज रूल्स के बारे में क्या करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। कोऑर्डिनेशन विद पुलिस, जो लोकल बॉडीज हैं वो क्या करेंगी, वर्क करेंगे पुलिस के कोऑर्डिनेशन में, लॉ एनफोर्समेंट के, कि अगर कोई भी पेनल्टीज क्या होती है, अगर कोई भी वायलेशन होता है तो वो क्या कर सके, पेनल्टी इम्पोज कर सके। इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, सबसे पहला नॉइज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, जो ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं जो कि साउंड लेवल मीटर्स यूज़ करती हैं कि किस तरीके से डीबी लेवल्स को मेंटेन करा जाए, वो पूरी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कहलाता है। दूसरा, कंप्लेंट रिट्रीजन, जो सिटीजन्स हैं उनको लग रहा है कि भैया जो रूल्स है वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ को कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद जो प्रॉम्प्ट एक्शन है वो लिया जाएगा, जिसमें पेनल्टीज भी और फाइन्स भी होते हैं। उसी के साथ साथ पेनल एक्शन, जो वॉयलेशंस है वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं किसमें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, तो आप उसमें प्रोसिक्यूशन केस फाइल कर सकते हो जिसमें इंसान को जिसने वॉयलेट किया है रूल्स, उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी मिल सकता है। जुडिशियल ओवरसाइट, जो कोर्ट्स हैं स्पेशली जैसे हमारा एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और हाई कोर्ट्स हो गए, वो क्या करते हैं, रेगुलरली रिव्यू करते हैं जो स्टेट कंप्लाइंस है और जो इन्फोर्समेंट ऑर्डर दिया गया है उनको क्या किया जाता है, पूरी तरीके से रिव्यू किया जाता है। कंक्लूजन, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज़ है, वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन रूल्स को एग्जीक्यूट कराने में, नॉइज रूल्स को। जो लीगल फ्रेमवर्क है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव है और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का पूरी तरीके से ज़रूरत है कि जो पॉलिटिकली देख सके, पब्लिक कॉपरेशन को देख सके और उसी के साथ जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनको एडिक्वेट यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए ये स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है ताकि आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, सो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या बताई इस क्वेश्चन में, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन था तो हमें ये बताना पड़ेगा। उसमें क्लियरली बोला था कि आपको स्टेट के ऑब्लिगेशंस बताने और लोकल अथॉरिटीज़ के ऑब्लिगेशंस बताने और किस तरीके से मैकेनिज्म चलता है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, सो ये था हमारा नॉइज़ रूल्स से रिलेटेड। कोई भी डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।